सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में सबसे ज़रूरी है कि आपको सिलेबस की समझ हो, क्योंकि जो 6 दिन होते हैं, उसमें सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स ही आपका रामबाण इलाज है। या जैसे हमने कहा आज़ाद तीसरी करनी, आपके इस चयन में कहाँ तक सार्थक, कहाँ तक कारगर, कहाँ तक सिद्ध परख हुई? सर, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी तैयारी का जो बेस है, वो आज़ाद केसरी से ही बना है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका गाइडेंस मिल सका। चलिए, एक और लोग इंदौर महानगर में आते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि उसे मार्गदर्शन चाहिए होता है, क्योंकि देखिए, और इसके लिए सबसे बढ़िया संस्थानों में जब हम डेमो लेने जाते हैं, उसके बाद हम कैसे माने कि ये शिक्षक की तरीकों में, मैं खुद शिक्षक होने के बाद आपसे पूछूं। जी सर। सर, जब मैंने आज़ाद केसरी में पहली बार डेमो लिया था, तो पहली क्लास में मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहीं से कोचिंग करनी है। चलिए, भारत माता की जय। हर्षिता, जी, आपका वैसे भी तो सभी लोग स्वागत भी कर चुके हैं, सारी बातें हैं। जी। मैं तो चूंकि आपका शिक्षक हूँ, तो फिर भी आपका आज स्वागत करता हूँ। आपका दिन है, आपका दिन बनता है। धन्यवाद सर। आपसे कुछ बातें मैं भी पूछना चाहूँगा। जी सर। पहले तो आपकी सफलता की बधाई है। धन्यवाद सर। दूसरा ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो मेंस होता है, उसके लिए विद्यार्थी ऐसा क्या करे, उसकी स्ट्रेटजी क्या हो, जिससे वो समय पर चीज़ों को हासिल कर ले? क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हम ये मानते हैं, हम भी बच्चे को समझाते हैं, जी सर। चूँकि आपने उसको अनुभव लिया है, जी। हमने बताया भी है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको और भी सब सब जो चीज़ें मिली हैं, आपने जो किया है, माता-पिता का अनुभव, आपका खुद का अनुभव, उसको शेयर करिए। हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस में सबसे ज़रूरी है कि आपको सिलेबस की समझ हो। सबसे पहले सिलेबस को देखिए और सिलेबस के बाद शॉर्ट नोट्स पर काम करिए, अपने सोर्सेज़ का चयन कीजिए। ऐसे सोर्स चुनिए जिनके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो सोर्स आपको पसंद आ रहे हैं, जिनके साथ आप लंबा समय बिता सकते हैं। ऐसी बुक्स का चयन कीजिए। इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसके बिना मैं मान नहीं सकती कि कैसे किसी की मेंस शॉर्ट नोट्स के बिना निकल सकती है। क्योंकि जो 6 दिन होते हैं, उसमें सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स ही आपका रामबाण इलाज है और वो आपकी मेंस निकाल सकते हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें बताती है कि हम एक क्वेश्चन को कितने टाइम में कर सकते हैं। स्पीड आपकी कितनी है, आपका लिखने का तरीका कैसा है, आप कौन-सी गलतियाँ कर रहे हैं, ये आप सिर्फ़ तभी जान पाएँगे जब आपको प्रैक्टिस है लिखने अच्छा, की। उसमें समय मैनेजमेंट का क्या रहेगा? जो समय कहते हैं कि सबसे बड़ी बात होती है समय का मैनेजमेंट करना। जी सर। तो मेंस में समय मैनेजमेंट का क्या रोल रहता है? आपका क्या कहना है उसमें? सर, मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास वहाँ पर 3 घंटे रहते हैं और 3 घंटे में हमें एक पूरा महासागर कवर करना है, जितना बड़ा पेपर होता है सभी लोग जानते हैं। इसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं 1-1 मिनट देती थी 2 मार्कर को, जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, मैं उन्हें 1 मिनट देती थी और जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट का जो समय बचता था, मैं उन्हें लास्ट में करती थी और जो 7 मार्कर क्वेश्चन्स होते थे, उन्हें मैं 3 मिनट में कंप्लीट करती थी। तो जब भी मेरा टाइम आगे बढ़ता था, तो मेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाती थी कि अगर मेरा टाइम कम हो रहा है, तो मेरे हाथ अपने आप तेज़ चलने लगते थे। तो अगर आपके दिमाग में है कि आपको ये पोर्शन इतने मिनट में कंप्लीट करना है, तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, चूँकि मैं एक निर्देशक हूँ आज़ाद पी3 अकेडमी का, मैं डॉक्टर लखन पटेल हूँ। जी आप सर। जानते हैं, सारी बातें हैं। जी सर। आपको क्या लगता है कि एक शिक्षक, या जैसे हमने कहा आज़ाद पी3 अकेडमी, आपके इस चयन में कहाँ तक सार्थक, कहाँ तक कारगर, कहाँ तक सिद्ध परख हुई? ये मेरा आपसे प्रश्न है, जो आप निष्पक्ष तरीके से बताएँ, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर। सर, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी तैयारी का जो बेस है, वो आज़ाद पी3 से ही बना है। मैंने तैयारी की शुरुआत आज़ाद पी3 से की थी। प्रीलिम्स, मेंस जो कोर्स है, वो यहीं से पूरा किया था और उसी का परिणाम है कि आज मुझे सफलता प्राप्त हुई है। न केवल औपचारिक मार्गदर्शन, बल्कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन जो मुझे आप सभी सर का मिला है, उसे मैं निश्चित तौर पर उसका यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगी कि क्लास के बाद भी जब भी मुझे ज़रूरत होती थी, चाहे इंटरव्यू को लेकर हो, डेफ भरना हो, फॉर्म भरना हो या आंसर की कॉपीज़ चेक करानी हो कि मैं कुछ और गलती तो नहीं कर रही। कभी भी मुझे गाइडेंस की ज़रूरत हुई, तो हमेशा मैं आप लोगों के पास ही आई और उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ पर पढ़ने का और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका गाइडेंस मिल सका।
चलिए एक और आपसे बात पूछूंगा, क्योंकि लोग इंदौर महानगर में आते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि उसे मार्गदर्शन चाहिए होता है, क्योंकि देखिए आपने भी शायद सुन रखा होगा कि अर्जुन ने तो चिड़िया की आंख में भी तीर मार दिया, लेकिन एकलव्य जो थे जिनके पास, जिन्होंने कहते हैं ना कि मार्गदर्शन, एक कहते हैं द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर वो सब लिया, तो आप भी समझते हैं कि मार्गदर्शन का कितना रोल होता है। बिल्कुल सर। अब ऐसे में अपन ये थोड़ा संशय में आ जाते हैं कि हम कैसे संस्थान का चयन करें, कैसे हम पता लगाएं कि भाई ये संस्थान कैसा क्या है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात, संस्थानों में जब हम डेमो लेने जाते हैं तो उसके बाद हम कैसे माने कि ये शिक्षक ठीक है, परिपूर्ण है। मैं खुद शिक्षक होने के बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। जी सर। सर, जब मैंने आज़ाद P3 में पहली बार डेमो लिया था, तो पहली ही क्लास में मुझे समझ आ गया था कि मुझे यहीं से कोचिंग करनी है, क्योंकि मैंने जैसा अभी सर को बताया कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हम रट कर पास हो जाएँगे, भले ही पढ़ लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो मेंस निकालने में आपको मुश्किल होगी। मेंस निकलने का सबसे बड़ा रीज़न, न निकलने का सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। और चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और भरत सर जिस प्रकार से भूगोल को पढ़ाते थे, कोई दो राय नहीं है कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर आप मिसलीड करें या कुछ भी दिक्कत हो। तो उसके लिए मैंने इस संस्थान का चयन किया। ये किसी का व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा आज़ाद P3 संस्थान, क्योंकि महेंद्र सर की इकोनॉमिक्स या हिंदी हो, मेरा हिंदी सबसे स्ट्रॉन्ग है, और महेंद्र सर ने जिस प्रकार से हिंदी पढ़ाया, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा है, बहुत इंटरेस्ट रहा है, और आप जिस प्रकार से हिस्ट्री को कहानी के तौर पर बताते थे, हिस्ट्री लगती नहीं थी, ऐसा लगता था हम कहानी सुन रहे हैं। और बीच-बीच में जो व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलता था, जो नैतिकता के गुण आप हमें सिखाते थे, जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी संस्थान में, उससे विद्यार्थी कभी भी, अभ्यर्थी बोर नहीं होता कि, या मैंने जैसा बताया कि कभी आप बहुत हाई हैं, कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस डिमोटिवेशन के फेज़ में संस्थान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो निश्चित तौर पर आप लोगों ने निभाया। चलिए, अब चूंकि आपने अपनी भावनाएं बता दी, मेरी भी भावना का समय है। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जहाँ तक अभी तक ये रहा कि मेरा एक सपना रहा कि मेरे सारे विद्यार्थी किसी दिन फ्रंट पेपर पर आएँ, फ्रंट पेज पर आएँ, पॉपुलर पेपर पर फ्रंट पेज पर आएँ, और आपने वो सपना मेरा पूरा किया। मेरे को बिना कुछ किए ही आपने फ्रंट पर जो काम कर दिया, उससे मेरी भावनाएं, मेरा कहते हैं कि भाव जो है वो फ्रंट पे आ गया। तो उसके लिए मैं जी आपको सर। धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद आपको देता हूँ कि आपने एक विद्यार्थी के रूप में एक शिक्षक को गौरवान्वित किया। लास्ट में आपसे एक और लास्ट प्रश्न पूछूंगा कि 2 पंक्तियां ऐसी हो जाएं कि जो सोते को जगा दें। कोई भी 2 पंक्तियां ऐसी सुना दो जी। जिससे आने वाला जो कल है वो विद्यार्थियों को ऐसा लगे सरल हो जाए। जी सर, मैं अपनी स्वरचित पंक्तियाँ ही सुनाना बहुत चाहूँगी, अच्छा। जो मैंने लिखी है। अभ्यर्थियों के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है ये, कि तुम पिंजरे के पंछी नहीं, तुम आसमां के परिंदे हो। तुम पिंजरे के पंछी नहीं, तुम आसमां के परिंदे हो। तुम सहमी सी लहर नहीं, तुम सागर की तरंगे हो। तुम मांझे की पकड़ नहीं, तुम लहराती पतंगे हो। और तुम परतंत्रता की नहीं, बल्कि आजाद भारत की आजाद उमंगे हो। क्या बात, वाह, धन्यवाद बहुत सर। बढ़िया, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। साधुवाद, है ना, यहाँ आप लोग पधारे।